फंडामेंटल एनालिसिस में किस रणनीति का उपयोग किया जाता है और फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। एक फंडामेंटल एनालिसिस, जिसको मौलिक विश्लेषक भी बोलते हैं, विश्लेषण बोलते हैं, के मुताबिक स्टॉक बाजार का मूल्य अपने इंटरनल वैल्यू की ओर बढ़ता है। यदि स्टॉक का इंटरनल वैल्यू अपने मौजूदा बाजार मूल्य से अधिक है तो निवेशक स्टॉक खरीदेगा, क्योंकि निवेशक को पता है कि स्टॉक का मूल्य इसके इंटरनल वैल्यू या आंतरिक मूल्य की ओर बढ़ जाएगा। और यदि इंटरनल वैल्यू या आंतरिक मूल्य अपने मौजूदा बाजार मूल्य से नीचे है तो निवेशक स्टॉक को बेच देगा, क्योंकि स्टॉक अपने इंटरनल वैल्यू आंतरिक मूल्य की ओर कम हो जाएगा। फंडामेंटल एनालिसिस जिसे मौलिक विश्लेषण की रणनीति बहुत सरल लगती है, लेकिन यह काफी तकनीकी है। यदि आप स्टॉक के इंटरनल वैल्यू प्राप्त करने के लिए आवश्यक सभी डेटा प्राप्त करने और विश्लेषण करना चाहते हैं तो फंडामेंटल एनालिसिस कंपनी के समग्र वर्तमान और भविष्य के हेल्थ के विश्लेषण से शुरुआत की जाती है। अगर कंपनी की कोई मूल योग्यता है जो उन्हें कॉम्पिटिटर या प्रतिस्पर्धी, जिसको बोलते हैं, के साथ कंपटीशन करने में मदद करेगी, आपको कंपनी की ब्रांड की स्थिति के बारे में जानने की कोशिश करना चाहिए। जैसे कि कंपनी के ब्रांड ग्राहकों के दिमाग में कैसी स्थिति है आदि। यदि कंपनी को बाजार में लंबे समय तक जीवित रहने में मदद करता है। आखिरकार यह एक कंपनी के मूल्यांकन के लिए मजबूत बिंदु है। आइए स्टॉक पर मौलिक विश्लेषण करने के कुछ बेहतरीन और आसान तरीकों को जल्दी से देखें, ताकि आप किसी भी चयनित कंपनी को दीर्घकाल या लंबी अवधि के लिए कैसे निवेश करने के लिए कैसे चुन सकते हैं। स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करें, इसके बहुत सारे चरण हैं, जिसमें से कुछ अनुपात से हैं, कुछ चीजें और भी हैं जो मैं आपको धीरे धीरे करके एक एक करके आपको बता रहा हूं। सबसे पहले वित्तीय अनुपात की सहायता से स्टॉक की प्रारंभिक स्क्रीनिंग करें। वित्तीय अनुपात मतलब फाइनेंशियल रेशियो। सबसे पहले सही कंपनी में निवेश करने के लिए स्टॉक की प्रारंभिक स्क्रीनिंग की जाती है। निवेश पर निर्णय लेने से पहले आपको कंपनी की कुछ महत्वपूर्ण वित्तीय अनुपात का ख्याल रखना चाहिए। ये अनुपात एक कंपनी की वित्तीय हालत के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि जिसे मौलिक विश्लेषण के पिता के नाम से भी जाना जाता है, ने वित्तीय अनुपात को दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय बना दिया। यह एक कंपनी की वित्तीय स्थिति को समझने का सबसे प्रभावी तरीका है। किसी भी वित्तीय अनुपात की गणना किसी कंपनी के वित्तीय विवरणों से ली गई दो संख्याओं को विभाजित करके की जाती है। ऐसे कई अनुपात हैं जिन्हें व्यापक रूप से 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। आइए सबसे आम अनुपात पर चर्चा करते हैं और समझते हैं कि उनकी गणना कैसे की जाती है। सबसे पहला है लिक्विडिटी या तरलता का अनुपात। तरलता का अनुपात क्या बोलता है, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, वे किसी भी समय कंपनी की तरलता की स्थिति का आकलन करते हैं। वे अपने दायित्वों का भुगतान करने के लिए अपनी संपत्ति को नकद में बदलने की कंपनी की क्षमता को नापते हैं। ये लिक्विडिटी का अनुपात हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, कंपनी का वर्तमान अनुपात बराबर लिक्विडिटी बराबर वर्तमान कंपनी की जो संपत्ति है उसको वर्तमान देनदारी से भाग दे देते हैं, तो लिक्विडिटी का अनुपात निकल आता है। उसके बाद में एक लीवरेज का अनुपात होता है। लीवरेज का अनुपात क्या बोलता है, लीवरेज के अनुपात वे कंपनी की कुल ऋण की स्थिति का आकलन करते हैं कि कंपनी के ऊपर कुल कितना कर्जा है। ऋण इक्विटी का अनुपात बराबर होता है कुल ऋण मतलब कंपनी का कितना टोटल बटे कुल इक्विटी से भाग दे देते हैं, तो उसका टोटल निकल जाता है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो बोलते हैं अपन, टोटल डेब्ट अब्लिक टोटल इक्विटी। डेब्ट टू एसेट रेशियो में टोटल डेब्ट अब्लिक टोटल एसेट। उसके बाद में लाभप्रदता का अनुपात क्या होता है, वे मुनाफा कमाने के लिए एक व्यवसाय की क्षमता का आकलन करते हैं। वे सीधे एक कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन दिखाते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसको लाभ मार्जिन भी कहते हैं, जिसे EBITD मार्जिन भी कहा जाता है, कंपनी के ऑपरेटिंग मॉडल की दक्षता के बारे में बताता है। EBITD मार्जिन इज इक्वल टू EBITDA ऑब्लिक कुल रेवेन्यू कंपनी का। और उस पर से PAT मार्जिन भी निकालते हैं, PAT ऑब्लिक कुल राजस्व। इक्विटी पर वापसी एक होता है, यह क्या करता है, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुपात है जो अपने शेयर धारकों के लिए लाभ पैदा करने के मामले में किसी कंपनी की दक्षता का आकलन करता है।
इसको कैसे निकालते हैं? इक्विटी पर वापसी इज इक्वल टू शुद्ध लाभ, कंपनी ने कितना लाभ कमाया, ऑब्लिक शेयर धारकों की इक्विटी गुणित 100 का 100, तो ये इक्विटी पर वापसी का निकल आएगा। पूंजी नियोजित पर वापसी कैसे, ये क्या काम करता है? कंपनी द्वारा किए गए कुल पूंजी को ध्यान में रखते हुए कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन को इंगित करता है। आरओई भी बोलते हैं। आरओई इज इक्वल टू क्या होता है? आय और कर से पहले का लाभ ऑब्लिक नियोजित पूंजी। गतिविधि का अनुपात क्या होता है? गतिविधि का अनुपात यह बताता है कि वे इन्वेंट्री को बिक्री और बिक्री को नकदी में बदलने की क्षमता के संदर्भ में व्यापार के संचालन की समग्र क्षमता का आकलन करते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर इज इक्वल टू बेची गई वस्तुओं की कुल लागत बटे औसत इन्वेंट्री। लेखा देय कारोबार इज इक्वल टू शुद्ध क्रेडिट खरीदी ऑब्लिक औसत देय खाते। पीई रेशियो, पीई अनुपात प्रति शेयर कमाई के लिए कंपनी की वर्तमान शेयर मूल्य को मापता है। यह दिखाता है कि कमाई के प्रत्येक रुपए के लिए एक स्टॉक निवेशक कितना भुगतान कर रहा है। यह भी दिखाता है कि क्या कंपनी अधिक ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। सामान्यतः पीई अनुपात स्थिर और परिपक्व कंपनी के मूल्यांकन के लिए उपयोगी है जो लाभ कमाते हैं। आपको हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि एक कंपनी ऋण जोड़कर आसानी से अपने पीई को बढ़ा दे सकती है, इसीलिए पीई की गणना के लिए पिछले कमाई का उपयोग करना बेहतर है। यदि आप एक कंपनी की आदर्श पीई निकालना चाहते हैं तो आपको वर्तमान पीई की तुलना कंपनी की ऐतिहासिक मतलब पुराने वाले जो रिकॉर्ड है, पुरानी जो पीई है से करनी चाहिए। सहकर्मी जिसको हम लोग पीई कंपनी से बोलते हैं कि पीई बाजार का औसत और औद्योगिक पीई मान लीजिए 18 पीई वाली एक कंपनी महंगी लग रही है जबकि ऐतिहासिक पीई से तुलना करते हैं, लेकिन पीई 19 या 20 है तो औसत बाजार और उद्योग पीई 21 है तो अच्छी खरीदी हो सकती है। पीई निकालने के लिए इसका जो फॉर्मूला होता है पी इज इक्वल टू स्टॉक की प्राइस, पीई इज इक्वल टू स्टॉक प्राइस पर शेयर ऑब्लिक में अर्निंग पर शेयर का भाग दे देते हैं तो पीई का अनुपात निकल आता है। अब आरओई रेशियो क्या होता है? किसी भी निवेशक का मुख्य उद्देश्य वापसी लाभ से होता है। आप कितना लाभ प्राप्त करेंगे यह आपके निवेश से कंपनी की कमाई पर निर्भर करता है। यानी इक्विटी पर वापसी लाभ, अगर कोई कंपनी अच्छा मुनाफा कमा रही है तो निवेशक को भी अच्छा लाभ होगा। आमतौर पर 15 से 20 के बीच आरओई अच्छा माना जाता है। आरओई का जो आरओई हम लोग कैसे निकालते हैं? नेट इनकम ऑब्लिक इक्विटी शेयर होल्डर्स। प्राइस टू बुक वैल्यू जिसको पी ऑब्लिक वी भी बोलते हैं अनुपात। इस अनुपात का उपयोग यह जानने के लिए किया जाता है कि यदि कोई कंपनी दिवालिया हो जाती है और अपने सभी ऋण चुकाती है तो क्या मूल्य रहेगा। यह कंपनी के बाजार मूल्य की तुलना बुक वैल्यू से करती है। पीबी रेशियो निकालने के लिए पीबी रेशियो इज इक्वल टू मार्केट प्राइस पर शेयर ऑब्लिक बुक वैल्यू पर शेयर। डेप्ट इक्विटी अनुपात क्या होता है? डेप्ट मतलब इसको ऋण शेयर पूंजी अनुपात बोलते हैं। यह अनुपात यह दर्शाता है कि प्रमोटर का कितना हिस्सा कंपनी के व्यापार में कर्ज के रूप में शामिल है। कम ऋण से इक्विटी बेहतर अनुपात माना जाता है। अगर से किसी कंपनी के डेप्ट कम है तो अच्छा माना जाता है। फिर एक कंपनी का कम ऋण से इक्विटी अनुपात धन उगाही के कारण विस्तार के अधिक अवसर वाला माना जाता है। जब डेप्ट इक्विटी अनुपात 1 से 1.5 के आसपास होता है तो यह अच्छा माना जाता है। इससे ज्यादा 1.5 से ज्यादा अगर डेप्ट इक्विटी अनुपात है तो उस कंपनी में खरीदारी नहीं करना चाहिए। डेप्ट इक्विटी को कैसे निकालते हैं? डेप्ट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू कुल देनदारी में शेयर धारक का इक्विटी कितना है उसको भाग दे देते हैं। अब दूसरा नंबर कंपनी के बारे में जानना जरूरी है। हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस कर अभी हम लोगों ने एक रेशियो के बारे में जाने, अब उसके बाद में कंपनी के बारे में ये जानना जरूरी है। इसके अतिरिक्त हमें कंपनी के बारे में यह भी जानना जरूरी है कि
क्या कंपनी अच्छी तरह से प्रदर्शन कर रही है या नहीं, कंपनी के अंदर में क्या चल रहा है, कंपनी के प्रबंधन में बदलाव का असर क्या होगा। अगर कुछ मतलब मैनेजमेंट में कुछ बदलाव होता है, कोई सीईओ बदल जाता है, कोई एग्जीक्यूटिव बदल जाता है, तो उसमें उसका बदलाव का क्या असर होगा। क्या कंपनी अपने भविष्य के लक्ष्य के लिए सही निर्णय ले पा रही है, और आखिरकार क्या आपको कंपनी के शेयर को खरीदना या बेचना चाहिए। कंपनी के होम पेज पर जाएं और सब कुछ जांचें, जैसे उत्पाद, व्यापार, ग्राहक, उसका विजन, उसका मिशन, और भी बहुत सारी जो चीजें हैं आपको कंपनी की वेबसाइट पे सारा चीजें मिल जाएगा। कंपनी की वित्तीय रिपोर्ट भी देखना है। वित्तीय रिपोर्ट मतलब फाइनेंशियल रिपोर्ट। फाइनेंशियल रिपोर्ट से क्या हमें पता चलेगा, कंपनी के बारे में सब जानने के बाद आपको आगे बढ़ते हुए कंपनी की वित्तीय रिपोर्ट का अध्ययन करना चाहिए। स्टॉक के मौलिक विश्लेषण में वित्तीय रिपोर्ट का अध्ययन सबसे महत्वपूर्ण कदम में से एक है। वित्तीय रिपोर्ट में लाभ और हानि खाता, बैलेंस शीट, नकदी प्रवाह मतलब कैश फ्लो विवरण शामिल होता है। कंपनी की वित्तीय स्थिति को समझने के लिए बैलेंस शीट की समीक्षा की जाती है। आय विवरण का उपयोग किसी दी गई अवधि के अंदर किसी व्यापार के लाभ या हानि को समझने के लिए किया जाता है। जहां तक किसी दी गई अवधि के रूप में नगद प्रवाह मतलब कैश फ्लो को समझने के लिए नगद प्रवाह का उपयोग किया जाता है। अब उसकी और एक चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, इसकी एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट से हमें क्या क्या पता चलता है कंपनी के बारे में। वार्षिक रिपोर्ट किसी भी स्टॉक का मौलिक विश्लेषण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वे सभी सार्वजनिक कंपनी द्वारा दायर किया जाता है, जिसमें कंपनी के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी शामिल होती है। यह वर्ष के अंत में प्रकाशित होती है और इसमें 31 मार्च तक का डेटा शामिल होता है। वे बड़े दस्तावेज होते हैं और पूरी वार्षिक रिपोर्ट को पढ़ना एक बेहद कठिन प्रक्रिया हो सकती है। सामान्यतः वार्षिक रिपोर्ट कोई कंपनी मार्च को करती है या फिर कोई दिसंबर को भी करती है। मार्च क्लोजिंग भी होता है, फाइनेंशियल ईयर हम जिसको बोलते हैं। बैलेंस शीट भी देखना बहुत जरूरी। बैलेंस शीट से हमें क्या पता चलता है, बैलेंस शीट से हमें कंपनी के एसेट, लायबिलिटीज, शेयर धारकों की हिस्सेदारी के बारे में पता चलता है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट किसी एक वित्तीय वर्ष के बारे में जानकारी देता है, इसलिए इसे एक अलग स्टेटमेंट माना जाता है। जबकि दूसरी तरफ बैलेंस शीट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कंपनी की शुरुआत से लेकर अब तक की स्थिति में आ रहे बदलाव को दिखाता है। इससे यह पता चलता है कि कंपनी वित्तीय तौर पर किस तरह से बदलती रही है। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमें क्या पता चलता है, कंपनी की आर्थिक हालत का पता सिर्फ उसके मुनाफे से नहीं पता चलता, बल्कि यह भी देखना होता है कि कंपनी के पास कितना कैश या नगद है और कंपनी का कैश फ्लो कैसा है। यह कंपनी की हालत जानने में ज्यादा अच्छे तरीका है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से हमें क्या पता चलता है कि कोई व्यवसाय कोई भी हो, व्यापारी का या कंपनी का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है और व्यापारी या कंपनी को यह जानना भी अति आवश्यक होता है कि व्यापार में लाभ हो रहा है या नहीं। और इसी लाभ या हानि को जानने के लिए व्यापारी द्वारा या कंपनी द्वारा या कंपनी के मैनेजमेंट द्वारा लाभ हानि खाता है प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बनाया जाता है। अब हमें इसके बाद में यह भी जानना जरूरी, कंपनी के डेब्ट की जांच करना जरूरी है। मतलब कंपनी के ऊपर ऋण कितना है, कंपनी के ऊपर लोन कितना है, कहां से उन्होंने लोन लिया हुआ है, ऐसा। तो इससे हमें निवेश से पहले आपको कंपनी के कर्ज की जांच करनी होती है। ऋण सबसे बड़े कारकों में से एक है जो कंपनी के पूरे भविष्य को बदल सकता है। आपको हमेशा बड़े कर्ज वाली कंपनी से बचना चाहिए। जिस कंपनी का कर्जा बहुत बड़ा है, ऐसी कंपनियों में हमें निवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारी ऋण वाली कंपनी अपने शेयरधारकों को पुरस्कृत नहीं कर सकती। उनका बड़ा कर्ज कंपनी के प्रदर्शन को खराब कर सकता है और निवेशक को नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए कम डेप्ट वाली कंपनी में ही निवेश करना है। कंपनी के पीएस को ढूंढे। पीएस मतलब कॉम्पिटिटर्स कंपनी की कौन कौन सी है। यदि आप किसी कंपनी में निवेश करने का निर्णय ले रहे हैं तो आपको पहले कंपनी के पीएस को मिलना चाहिए, मतलब उनके बारे में देखना चाहिए और जांचे कि वह अपने साथी मतलब अपने जो कंपनी है अपने साथी से अलग क्यों है। जिस कंपनी में हम लोग निवेश कर रहे हैं वो कंपनी दूसरी कंपनियों से अलग क्यों है
अनोखी चीज क्या है जो आपकी चयनित कंपनी को उससे सहकर्मी की तुलना में बेहतर बनाती है? हाँ, एक कंपनी का अनोखा बिक्री प्रस्ताव इसे अपने कॉम्पिटिटर से अलग बनाता है। चयनित कंपनी की आगामी परियोजनाओं, भविष्य की संभावनाओं, नए कार्य आदि के यूएसपी को खोजने का प्रयास करना चाहिए। भविष्य का भी विश्लेषण करना चाहिए कि कंपनी में जिस कंपनी के शेयर हम खरीद रहे हैं उसके भविष्य कैसा है। अंत में कंपनी का विकास संभावना का विश्लेषण करने का प्रयास करें। यदि आप दीर्घकालीन स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं तो हमेशा उन कंपनियों को चुनें जिनके उत्पाद और सेवाएं अगले 15 या उससे अधिक की अवधि तक मांग में रहेंगे। चूंकि ये मानदंड लंबे समय तक कंपनी को बचाने में मदद करेंगे और आखिरकार यह निवेशक को दीर्घकालीन लाभ, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट देगा। इस फंडामेंटल एनालिसिस का जो एकदम अपन सारांश बोलते हैं उसको शॉर्टकट में हमको एग्जैक्टली हमें क्या क्या चीज करना चाहिए फंडामेंटल एनालिसिस में। सबसे पहला तो वित्तीय अनुपात का विश्लेषण करके शेयरों की प्रारंभिक जांच कर लेना चाहिए। दूसरा, कंपनी के बारे में अध्ययन करना है, उसका मिशन, उसका विजन, मैनेजमेंट, उत्पाद और उसकी सेवाएं इत्यादि की जांच कर लेना है। तीसरा, कंपनी यानी कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, एनुअल रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट एक्सेट्रा हमें विस्तृत विश्लेषण करना है। चौथा, हमें कंपनी के डेब्ट का ध्यान अध्ययन करना है कि कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है। पांचवा, हमें कंपनी के कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं के बारे में जानना है। और अंत में भावी विकास संभावना का विश्लेषण करना है कि हम जिस कंपनी में विश्लेषण कर रहे हैं, जिस कंपनी में निवेश कर रहे हैं, जिस कंपनी में हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें आगे क्या संभावनाएं हैं। अगर आपके पास और भी कोई प्रश्न है फंडामेंटल एनालिसिस से संबंधित जिसका आप उत्तर और जानना चाहते हैं तो 8103838772 पर कॉल करें या कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें। हम आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे।